हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10। ये टॉपिक अभी हम एनसीईआरटी बुक से कवर करेंगे। तो देखेंगे कोई भी लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होगा ax प्लस by इक्वल c। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, इसमें वेरिएबल x एंड y है। ऑलवेज रिमेंबर, वेरिएबल हम उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं जिनकी वैल्यूज वेरिएट होती है, बदलती है। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उनकी वैल्यूज चेंज हो सकती है। इसके ठीक अपोजिट दूसरी तरह की क्वांटिटी होती है जिनको हम कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट की वैल्यूज जो होंगी ऑलवेज फिक्स होंगी, हमेशा वो फिक्स रहेंगे, एक जैसे ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी नंबर 7 ऑलवेज 7 ही होगा हमेशा। अगर नेचुरल नंबर के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो ऑलवेज 6 के बाद ही आएगा एंड 8 से पहले ही आएगा। इसके अलावा और कांस्टेंट के एग्जांपल्स हो सकते हैं, लाइक पाई है, पाई का वैल्यू नियरली 22/7 होता है, तो ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये थे वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो ax प्लस by इक्वल c की फॉर्म में जो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इसको इसलिए कहते हैं कि इसका अगर हम ग्राफ को प्लॉट करें xy प्लेन में तो वो एक लाइन हमको मिलती है, और लाइन से ही वर्ड जनरेट हुआ है लीनियर। यहां पर a कोफिशिएंट ऑफ x है, b कोफिशिएंट ऑफ y है एंड c इसमें कांस्टेंट टर्म है। कोफिशिएंट उस नंबर को कहते हैं जिस नंबर की मल्टीप्लाई उस वेरिएबल के साथ हो रही होती है। यहां पर x की जो मल्टीप्लाई है वो a के साथ हो रही है। ये कोफिशिएंट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं एंड जीरो भी हो सकता है। यदि ये जीरो हुआ तो ये पूरा ही टर्म डिमिनिश हो जाएगा, क्योंकि जीरो की x से जब मल्टीप्लाई होगी तो वो जीरो ही इसको बना देगा। दैट मींस ये टर्म हमारा डिमिनाइज हो गया। फिर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बचेगा, सिंपली ये एक लीनियर इक्वेशन बचेगा। लीनियर इक्वेशन तो तब भी बचेगा लेकिन वो टू वेरिएबल्स में नहीं बचेगा। या हम कहें कि अगर हमें उसको टू वेरिएबल में बनाना होगा तो हम a की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे। इस टॉपिक में हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब बात पेयर की होगी दैट मींस ऐसी ही एक इक्वेशन हमारे पास और होगी। तो उसके लिए मैं अब इस इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है उनको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। इसको मैंने a1x कह दिया, इसको b1x कह दिया और इसको c1 कह दिया। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन मेरे पास बन गई a1x प्लस b1y इक्वल c1। और इसी तरह से मैं दूसरी इक्वेशन और नोट डाउन करूंगा विच इज a2x प्लस b2y इक्वल c2। इन दोनों का कलेक्टिवली जो फॉर्म होगा वो हमें कहलाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये इंडिविजुअल अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये भी इंडिविजुअल अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन होगी। इन दोनों को कलेक्टिवली हम कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इस स्ट्रेट लाइन पर को अगर मैं प्लॉट करूं अपने xy प्लेन में तो एक लाइन मेरे पास आएगी। उस लाइन पर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे, इंफिनिटी पॉइंट होंगे जो इस लाइन पर लाई करेंगे, वो सारे के सारे पॉइंट इस लाइन के लिए सॉल्यूशन कहलाएंगे, इसके रूट्स कहलाएंगे। मैंने इसको नाम दिया इक्वेशन 1 और इसको बोला इक्वेशन 2। तो इंडिविजुअल इक्वेशन 1 हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक इसी तरह से ये इक्वेशन सेकंड है, इस लाइन पर भी जितने ऑर्डर पेयर, जितने पॉइंट्स लाइन करेंगे वो सारे के सारे पॉइंट इसके सॉल्यूशन कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल, मैं एक रफ ग्राफ प्लॉट करता हूं। लाइक मेरी एक इक्वेशन ये है जिसको मैंने a1x प्लस b1y इक्वल c1 माना, और एक दूसरी लाइन ये मैंने प्लॉट कर ली, इसको a2x प्लस b2y इक्वल c2 का।
तो इस लाइन 1 पर जितने भी पॉइंट होंगे अलग अलग जगह पर, ये सभी पॉइंट्स इस लाइन के सॉल्यूशंस कहलाएंगे। तो इस लाइन पर तो क्योंकि ये लाइन इंफिनिटी लेंथ की है, आगे इंफिनिटी तक जाएगी, पीछे ये इंफिनिटी से आ रही है, तो इस लाइन पर तो इंफिनिटी पॉइंट होंगे जो इसके ऊपर लाई करेंगे, और वो सारे के सारे पॉइंट इस लाइन के सॉल्यूशन कहलाएंगे। ठीक इसी तरह से ये जो लाइन सेकंड मैंने बनाई है a2x प्लस b2y इक्वल c2, इस लाइन पर भी इंफिनिटिव पॉइंट्स होंगे जो ऑन द लाइन होंगे, वो सब इसके सॉल्यूशंस कहलाएंगे। बट अब ये लाइन एक दूसरे के साथ बिहेवियर कैसे करेगी उसके बारे में हमको विचार करना है। इस डायग्राम में ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है क्योंकि एक किसी खास पॉइंट पर ये मीट कर रही है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैंने नाम दे दिया P। ये लाइन पॉसिबल है कि एक दूसरे को किसी एक खास पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, ऐसा भी पॉसिबल है कि ये कभी मीट ही ना करें दोनों लाइन। ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है whenever these two lines are mutually parallel। जब ये दोनों ही लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी then they never meet in either side। आगे हम बढ़ा लें या पीछे हम बढ़ा लें तो ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और तीसरा बिहेवियर इन दोनों लाइनों का एक दूसरे के लिए ये भी हो सकता है कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन कंसाइड कर जाए। दैट मीन्स ये अगर मेरी लाइन 1 है, इसी के ऊपर अगर सेकंड लाइन भी आ जाए तो ये एक तीसरी सिचुएशन होगी। तो इन तीन अलग अलग सिचुएशंस को हम अच्छे से स्टडी करेंगे इस टॉपिक में। तो आइए देखेंगे इसके सॉल्यूशंस के बारे में। आइए देखेंगे अब इनके सॉल्यूशंस के बारे में। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए मूल रूप से दो डिफरेंट मेथड होते हैं। पहला मेथड इसमें कहलाएगा ग्राफिकल मेथड, और दूसरे मेथड को हम कहते हैं एल्जेब्रिक मेथड। ये जो एल्जेब्रिक मेथड है इसके फर्दर 3 डिफरेंट मेथड हमारे सिलेबस में है। इसमें पहला मेथड हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा मेथड होगा एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा मेथड होगा क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो इन वेरियस मेथड से हम इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। बात यहां कॉमन सॉल्यूशन की होगी। अभी हमने देखा था कि एक लाइन के तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, दूसरी लाइन के भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, लेकिन जब इनका पेयर हमको गिवन होगा तो उन दोनों लाइन के ऐसे कितने सॉल्यूशन होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। उसके लिए डिस्कस किया था हमने कि ये लाइन एक दूसरे के साथ 3 डिफरेंट वे से करस्पॉन्ड करेंगी, 3 अलग अलग प्रकार से एक दूसरे के साथ बिहेव करेंगी। या तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी जैसा इस ग्राफ में दिखाया गया है, लाइन 1 है, लाइन 2 है, किसी एक पॉइंट पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस टाइप की लाइंस को कहलाएंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा तरीका ये होगा कि दे नेवर मीट, ऐसा तब होगा जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। और तीसरी कंडीशन है कि जब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन लाई करेगी, दैट मींस जो लाइन 1 के सॉल्यूशंस होंगे एग्जैक्टली वही सॉल्यूशन लाइन सेकंड के भी होंगे। तो उस केस में हम देखेंगे कि हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे जो कि दोनों लाइनों के लिए कॉमन होंगे। तो पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड के बारे में, सेकंड फॉर्म में हम बात करेंगे एल्जेब्रिक मेथड के वेरियस काइंड के बारे में। तो देखेंगे डिटेल से आप ग्राफिकल मेथड। आइए जानेंगे कि ग्राफिकल मेथड में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कोफिशिएंट के रेशियोज की हेल्प से कैसे जान पाएंगे कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, कंसाइडेंट है या पैरेलल लाइन है। तो विदाउट ड्राइंग द स्ट्रेट लाइन ऑन ग्राफ पेपर हम इनके कोफिशिएंट्स के रेशियोज की हेल्प से ये जान सकते हैं
कि इन लाइन का एक दूसरे के लिए किस तरह का बिहेवियर होगा। दैट मीन्स क्या ये लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, कंसाइडेंट होंगी या पैरेलल होंगी। उसके लिए हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो कोफिशिएंट होंगे उनके रेशियोज को फाइंड करना होगा। कंडीशंस को ध्यान से समझेंगे। पहली कंडीशन है इफ a1 upon a2 नॉट इक्वल b1 upon b2। यहां a1 upon a2 x के कोफिशिएंट का रेशियो है, जबकि b1 upon b2 y के कोफिशिएंट का रेशियो है। अगर ये दोनों रेशियोज एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो डेफिनेटली वो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, लाइन होंगी इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग लाइन में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन सॉल्यूशन होगा। ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P की प्रॉपर्टी ये होगी, ये पॉइंट P इस लाइन पर भी लाई कर रहा है और यही पॉइंट P इस लाइन पर भी लाई कर रहा है। इसलिए ये पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट होंगे, जो x और y की वैल्यूज होंगी, वो इस लाइन को भी सेटिस्फाइड करेगी और इसके कोऑर्डिनेट इस लाइन को भी सेटिस्फाइड करेंगे। तो ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट इन दोनों ही लाइन के लिए कॉमन सॉल्यूशन कहलाएंगे। इंडिविजुअल देखें तो इस लाइन के इंफिनिटी सॉल्यूशंस होंगे, इस लाइन के भी इंफिनिटी सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन इन पेयर ऑफ इंफिनिटी सॉल्यूशंस में से इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसमें जो x की वैल्यू होगी और जो y की वैल्यूज होंगी, वो वैल्यूज इन दोनों ही लाइन की इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेंगी। इसलिए ये पॉइंट P कॉमन पॉइंट कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा। कॉमन सॉल्यूशन इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट ही होंगे। इस तरह की लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती है। और ऑलवेज रिमेंबर, इंटरसेक्टिंग लाइन में जो हमको कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक मिलेगा और वो होगा इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट। दैट मींस लाइन हमारे पास होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस और ओनली वन सॉल्यूशन हमको मिलेगा। केस सेकंड है इफ a1 upon a2 इक्वल हो b1 upon b2 that is also equal c1 upon c2। उस केस में दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कंसाइड करेंगी, कंसाइडेड लाइन होगी। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन L1 कुछ ऐसी होगी और L2 भी इस लाइन के ठीक ऊपर ऊपर रहेगी। N1 और L2 दो अलग अलग लाइन ना हो करके एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। उस केस में हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट L1 पर लाई कर रहा है वही पॉइंट L2 पर भी लाई करेगा। क्योंकि जितने भी पॉइंट L1 पर हैं वो सारे के सारे L2 पर भी लाई कर रहे हैं, इसलिए वो सारे के सारे पॉइंट दोनों ही लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। इसलिए उस केस में हम कह सकते हैं कि द पेयर ऑफ लाइन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि उस केस में एवरी पॉइंट इज द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो ये कंडीशन तब होगी जब a1 upon a2 इक्वल होगा b1 upon b2 इक्वल होगा c1 upon c2। और इस तरह के पेयर ऑफ लाइन को हम बोलेंगे कंसाइडेंट लाइन। तो जब ये घटना घटेगी तो लाइन हमारे पास आएगी कंसाइडेंट लाइन और सॉल्यूशन हमें मिलेंगे इनफाइनाइट मैनी। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी है। अब थर्ड केस देखेंगे। उस तीसरे केस में इफ a1 upon a2 इक्वल हो b1 upon b2 के बट नॉट इक्वल हो c1 upon c2 के। ये उस केस को इंडिकेट करेगा जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। उस केस में x के कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा वो y के कोफिशिएंट के रेशियोज के इक्वल होगा, लेकिन कांस्टेंट टर्म के रेशियोज के इक्वल नहीं होगा। a1 upon a2 is nothing. a1 upon a2 is the ratio in between the coefficient of x. In the same way, b1 upon b2 is the ratio of coefficient of y and the c1 upon c2 is the ratio of constant term.
तो इसमें a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, नॉट इक्वल है c1/c2 के। पेयर ऑफ इक्वेशन लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, तो लाइंस हमको मिलेंगी पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल का सिंबल होता है, और इस केस में हमारे पास कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट कॉमन दोनों ही लाइनों में होगा ही नहीं। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो लाइन 1 पर भी हो एंड लाइन 2 पर भी हो, इसलिए इस केस को हम कहेंगे नो सॉल्यूशन। वी हैव नो सॉल्यूशन इन थर्ड केस। आइए देखेंगे अब एग्जाम्पल 1। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 1, जिसमें हमको एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है x plus 3y equal 6 and 2x minus 3y equal 12। पूछा गया है कि ग्राफिकली चेक करके बताएं कि क्या ये सिस्टम कंसिस्टेंट है। यदि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है तो इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो कंसिस्टेंट सिस्टम तब कहलाता है जब सिस्टम के पास सॉल्यूशंस होते हैं। अब सॉल्यूशन चाहे यूनिक सॉल्यूशन उसके पास हो या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो। यदि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं तो उस सिस्टम को हम कहते हैं ये सिस्टम डिपेंडेंट कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। इसके अलावा यदि सिस्टम नो सॉल्यूशन के केस पर है, यानी कि पेयर ऑफ लाइन पैरेलल है, तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट कहलाता है। तो यहां हमको पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है, हमें ग्राफिकली इनको प्लॉट करके ये चेक करना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है अथवा नहीं है। उसके लिए पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट को प्लॉट करूंगा अपने xy प्लेन पर, उसके बाद इक्वेशन सेकंड को प्लॉट करूंगा। इफ दे आर इंटरसेक्टिंग एट एनी पॉइंट देन द सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। तो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए मैं एक बॉक्स बना लूंगा। x एंड y वैल्यूज मेरे को इसमें चाहिए, तो मेरे को कोऑर्डिनेट चाहिए। मैं अपनी इंटरेस्ट से कोई भी एक वैल्यू x की पुट करूंगा, y की वैल्यू फाइंड करूंगा, अथवा y की किसी भी वैल्यू पर मैं x की वैल्यू को फाइंड करके मिनिमम 2 पॉइंट यहां फाइंड करूंगा। तो मैंने एक बार x का वैल्यू 0 लगाया। अब यदि इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म डिमिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बचेगा हमारे पास 3y इक्वल 6। ये 3 से जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी 2। दूसरा पॉइंट फाइंड करने के लिए मैं y की वैल्यू को 0 पुट कर रहा हूं। यदि y की वैल्यू को 0 पुट किया जाए तो इस बार ये सेकंड टर्म डिमिनिश हो जाएगा, ये टर्म खत्म हो जाएगा। x इक्वल 6 मेरे को मिलेगा, दैट मींस x की वैल्यू मेरे को मिल गई 6। अब मेरे पास ये 2 पॉइंट आए 0,2 एंड 6,0। इन दोनों ही पॉइंट को अपने एक्स वाई प्लेन पर प्लॉट करके उनको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करके जो लाइन आएगा वो लाइन रिप्रेजेंट करेगा इस इक्वेशन को। तो देखेंगे 0,2 पॉइंट, क्योंकि इसमें x कोऑर्डिनेट 0 है, तो ऐसे पॉइंट जिनके x कोऑर्डिनेट 0 होते हैं ऑलवेज वो पॉइंट y एक्सिस पर लाई करेंगे। तो 0,2 पॉइंट लाई करेगा 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, यहां पर होगा ये पॉइंट। इसी तरह से 6,0 जो पॉइंट है इसका ऑर्डिनेट 0 है, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है। वो सभी पेयर ऑफ ऑर्डर पेयर जिनमें y कोऑर्डिनेट 0 होता है वो x एक्सिस पर लाई करते हैं। तो इस पॉइंट को प्लॉट करना भी कंपैरेटिवली इजी है। ये पॉइंट मेरे पास होगा 6,0 यहां पर। नाउ इन दोनों ही पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। वो जो लाइन हमारे पास आएगी वो रिप्रेजेंट करेगी x प्लस 3y इक्वल 6 को। हमारे पास ये लाइन आई और इस लाइन की इक्वेशन होगी x प्लस 3y इक्वल 6। ठीक इसी तरह से अब हम दूसरी पेयर ऑफ इक्वेशंस को के लिए ब्लॉक बनाएंगे।
उस ब्लॉक से इसी तरह के दो ऑर्डर पेयर हम फाइंड करेंगे, उनको एक्स वाई प्लेन पर प्लॉट करते हुए दूसरी लाइन की इक्वेशंस को भी हम अपने ग्राफ पेपर पर या इस डायग्राम पर प्लॉट करेंगे। तो इसके लिए ब्लॉक हमारा होगा x की वैल्यू को यदि मैं 0 प्लेस करता हूं तो ये वाला टर्म डिमिनिश हो जाएगा, -3y की वैल्यू 12 होगी, -3 से हम डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी मेरे को -4। x की वैल्यू 0 होने पर y की वैल्यू मिली मेरे को -4। इस बार मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को 6। देखेंगे ये कुछ इजी पॉइंट होते हैं जिनको प्लॉट करना भी कंपैरेटिवली इजी होता है और कैलकुलेट करना भी इजी होता है। सिंपली उसके लिए हम एक बार x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, एक बार y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। इसके अलावा भी हम किसी भी वैल्यूज को पुट करके x और y की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास ये दो पेयर आ गए, पहला आया 0, -4 एंड द सेकंड वन इज 6, 0। तो 6, 0 तो हमारा वही पुराना पॉइंट जिसको हमने पहली लाइन के लिए भी प्लॉट किया था। दूसरा पॉइंट है 0, -4। एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 है, डेफिनेटली ये पॉइंट ऑन द y एक्सिस होगा। y एक्सिस होगा, ये ओरिजिन से 4 डिस्टेंस बिलो होगा क्योंकि इस 4 का साइन जो है यहाँ पर नेगेटिव है। तो -1, -2, -3, -4 ये पॉइंट है जो -4 को रिप्रेजेंट करेगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो रिप्रेजेंट करेगी हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन को। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन आई जो कि 2x - 3y = 12 से रिप्रेजेंट हो रही है। ये दोनों ही लाइन इस पॉइंट को मैंने P नाम दिया, P पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये P पॉइंट की प्रॉपर्टी होगी कि ये P पॉइंट लाइन 1 पर भी लाई कर रहा है एंड लाइन 2 पर भी लाई कर रहा है, क्योंकि इस P पॉइंट की कोऑर्डिनेट 6, 0 ने फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड किया था, तभी उसका सॉल्यूशन बना था ये, और इस P पॉइंट ने सेकंड लाइन ऑफ इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड किया था, इसीलिए उसका भी एक सॉल्यूशन था। सो पॉइंट P इज कॉल्ड द कॉमन सॉल्यूशन फॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो एग्जांपल 1 के लिए आंसर होगा द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, क्योंकि सिस्टम के पास एक यूनिक सॉल्यूशन आया है। सॉल्यूशन यदि मिलते हैं हमारे पास सिस्टम के तो वो सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाता है। यदि सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। दैट मींस अगर लाइन पैरेलल होंगी तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। यहां पर चूंकि दोनों पॉइंट का एक इंटरसेक्शन हमको मिल गया, P पॉइंट दोनों ही लाइन पर लाई कर रहा है, इसलिए द पेयर ऑफ इक्वेशन लाइन इज इंटरसेक्टिंग लाइन एंड द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो ये था एग्जाम्पल 1।